हाय नमस्कार। आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष करेंगे। यह उत्तर प्रदेश विशेष घटना चक्र के आय दृष्टि संस्करण से लिया गया है, जिसमें कि राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व शैक्षणिक घटनाओं पर एक विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग। और इसमें उन प्रश्नों को या फिर उन तथ्यों को संकलित किया गया है जो कि परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे। तो शुरुआत करते हैं ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा में 11 से 13 सितंबर के मध्य सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया गया। यह सेमिकॉन इस सेमीकॉन प्रदर्शनी का मेन उद्देश्य हमें जान लेना चाहिए। तो शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, इसका मतलब यह है कि सेमीकंडक्टर के फ्यूचर को कैसे शेप करना ताकि ऑप्टिमम यूज हम आगे कर पाए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम लोग आगे अपनी तरक्की में कैसे अपने योगदान दे पाएंगे सेमीकंडक्टर के माध्यम से। अब साथ ही हमें यह जान लेना चाहिए कि सेमीकंडक्टर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, सेमीकंडक्टर हमें जान लेना चाहिए क्या है। तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल है, ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कंडक्टर जैसे कि तांबा से कम कंडक्टिविटी शो करते हैं या कम चालकता शो करते हैं, और नॉन कंडक्टिविटी पदार्थ जैसे कि लेड या पीबी जो कि नॉन कंडक्टर हैं, इनसे थोड़ा ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करते हैं या चालकता शो करते हैं। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहते हैं। सामान्यतः सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है एज अ सेमीकंडक्टर। इसके अलावा बहुत सारे हैं जैसे कि कैडमियम, गैलियम और आर्सेनाइड भी सेमीकंडक्टर के उदाहरण हैं। इसके साथ हमें यह भी जान लेना चाहिए कि सेमीकंडक्टर से सबसे पहला पदार्थ या मटेरियल कौन सा बना था, वो था डायोड, और फिलहाल ट्रांजिस्टर बनाने में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। और साथ ही इसका उद्देश्य क्या है, इसे हमें जान लेना चाहिए कि सेमीकॉन जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या है। तो यह आयोजन स्मार्ट विनिर्माण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, स्थिरता व कार्यबल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार व रुझानों के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त प्रदान करेगा या फिर उसको बढ़ावा देने में अपना योगदान देगा। राइट। इसके साथ ही अर्धचालक उद्योग में यह भव्य कार्यक्रम इसके पहले भी 7 देशों ने कर लिया। विश्व का ये 8वां देश है इस प्रकार का आयोजन करने वाला। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात हमें जान लेना है, 1 ट्रिलियन रुपया, डॉलर नहीं, 1 ट्रिलियन रुपए विश्व विशेष अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी। उल्लेखनीय कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 भी लागू किया गया है। अभी हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा के बारे में पढ़ा, अब हम लोग जान लें थोड़ा सा नोएडा के बारे में। नोएडा या गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर में देश की पहली साइबर फोरेंसिक लैब का उद्घाटन किया गया, और यह साइबर फोरेंसिक लैब कहाँ पर उद्घाटित किया गया है, कहाँ पर उद्घाटन हुआ, तो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में। साथ ही हमें यह भी जान लेना चाहिए कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में इस लैब का जो स्थापना किया गया है, इसके इक्विपमेंट कौन कौन से देश से आयातित किए गए हैं, तो वे हैं स्वीडन, और दूसरा कौन सा है? इजराइल। यानी इसके सहयोग से यह फोरेंसिक लैब की स्थापना की गई है। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 फैक्ट पढ़ा। पहला ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में क्या पढ़ा हम लोगों ने? सेमीकॉन का आयोजन किया गया, सेमीकॉन का आयोजन किया गया, और इसका थीम लाइन था शेपिंग द सेमीकंडक्टर, और इसके लिए 1 ट्रिलियन रुपया, डॉलर नहीं रुपया का विशेष अनुसंधान कोष बनाया गया, और इस तरह का आयोजन करने वाला यह विश्व का 8वां देश है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नोएडा के बारे में। नोएडा के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो नोएडा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर पहला डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना की जा रही है, जिसमें कि किन 2 देशों का सहयोग है? स्वीडन और इजराइल। राइट, 2 देशों का सहयोग से ये किया जा रहा है। इसमें जो लैब के इक्विपमेंट है ये इन देशों से आयात किए गए हैं। 7 दिसंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया है, और यह सैनिक स्कूल जान लीजिए कि पूर्वांचल का पहला ऐसा सैनिक स्कूल है। इसके पहले लखनऊ और भी बहुत से डिस्ट्रिक्ट में बनाए जा चुके हैं, लेकिन पूर्वांचल का यह पहला सैनिक स्कूल है, जिसके लिए 176 करोड़ रुपए की लागत आई है, और इसमें 6 से 12 कक्षा के छात्र छात्राओं को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। कैसी आवासीय शिक्षा? यानी हॉस्टल की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। देश में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने उत्तर प्रदेश में 1960 में स्थापित किया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। राइट।
साथ ही यहीं पर एक और फैक्ट जान लीजिए कि पूर्णतः मतलब टोटली बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। ध्यान रखना है कि यह जो है गोरखपुर में जो अभी सैनिक स्कूल स्थापित किया गया, इसमें बालक और बालिकाएं दोनों ही होंगे और यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। अब हम लोग को जान लेना चाहिए कि मथुरा में एक सैनिक स्कूल की स्थापना की गई है जिसमें कि केवल बालिकाएं यानी केवल बच्चियों का एडमिशन कराया जाएगा, जिसका नाम है संवित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। इसके बारे में आगे हो सकता है कहीं डिटेल दिया, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहरहाल हमें ये दो फैक्ट एक साथ जान लेना है कि पूर्वांचल में एक सैनिक स्कूल की स्थापना की गई है जो कि गोरखपुर में किया गया है और यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है जिसमें बालक और बालिकाएं दोनों का अध्ययन करेंगे और कक्षा 6 से 12 तक। इसमें 176 करोड़ रुपए की लागत आई है, राइट। अब आगे बात कर लेते हैं जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र। ये गोरखपुर में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कैंपियरगंज में। अगला फैक्ट देख लेते हैं जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र जो कि 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपियरगंज गोरखपुर में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र की उद्घाटन की गई है। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय या क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियाई किंग गिद्ध के संरक्षण को समर्पित है और यह विश्व का पहला ऐसा केंद्र है। ठीक बात है, याद कर लेना दो बातें कि जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां पर खोला गया है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, और यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियाई किंग वल्चर के संरक्षण को यह समर्पित है और यह विश्व का पहला ऐसा संरक्षण केंद्र है और यह 5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके साथ ही एक और फैक्ट देख लेते हैं कि कछुआ संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, तो ये है गोंडा। कौन सा? कछुआ संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करना है। ठीक बात है। तो हम लोगों ने दो फैक्ट देखा। पहला तो ये देखा जटायु संरक्षण केंद्र गोरखपुर के कैंपियरगंज में, जिसमें कि कछुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है और इसका उद्देश्य है घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू के किनारे कछुआ संरक्षण केंद्र या रिजर्व स्थापित करना है। अगली बात देख लेते हैं रोड टू स्कूल कार्यक्रम। इसमें कुछ ज्यादा जानने को नहीं है। इसकी शुरुआत की गई है, इसका प्रथम चरण है और यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया और यह रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का ही एक नया रूप है, राइट। इसमें ज्यादा। अगली बात है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024, जिसके अंतर्गत यह ट्रेड शो का दूसरा संस्करण है और ये एक चीज जिसमें जान लेना है कि ये कब आयोजित किया गया, 25 से 29 सितंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा के यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन किया गया। हमें डेट ये जान लेना है कि 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसमें बहुत ज्यादा जानने को नहीं है, फिर भी एक बार गो थ्रू हो जाइए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की गई 8 अगस्त 2024 को। इसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ना है, जिसका उल्लेख किया गया था बजट के 2024-25 में। ज्ञातव्य है कि इस अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो सकेंगे। अच्छी बात है, जिससे कि 10 वर्षों में 10 लाख युवा को स्वरोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। कहने को तो अच्छा। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख डेटा देख लेते हैं। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। खास बात है, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश और देश के कुल जीडीपी में लगभग इसका योगदान 10% है, 9 से 10% है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 9 से 10% और देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रदेश कॉरपोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश में पहला स्थान है। ये एक अच्छा फैक्ट है कि प्राइवेट कॉरपोरेट निवेश को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। साथ ही इसमें सवाल ऐसे बनाया जा सकता है कि प्राइवेट कॉरपोरेट निवेश को आकर्षित करने वाले में राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पहला स्थान किसका है? तो इस अगर ऑप्शन ऐसा आ जाए तो कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि प्राइवेट कॉरपोरेट निवेश को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश को डेटा हब सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। एक और जो जरूरत चीज है, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा हो चुका है लखनऊ में। ये ध्यान रखना है कि चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है लखनऊ में। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का स्थापना किया जा चुका है, निर्माण पूरा हो चुका है। तो दो फैक्ट और हैं जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछ सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा हो चुका है, तो यह उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? लखनऊ। ऐसे ही ये तो नाम से स्पष्ट है कि महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये है गोरखपुर में। अगला फैक्ट, मेरठ में महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो मेरठ में। और किसके याद में? तो वो मेजर ध्यानचंद के नाम पर ये इसका निर्माण किया जा रहा है। देश के पहले फार्मा पार्क का निर्माण ललितपुर में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देश के 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड योजना उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य है। ये भी ध्यान रख लेना है। सभी 75 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने के माध्यम से क्रॉप उत्पादन का आकलन करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का पहला राज्य। देश में डिजिटल लेन देन में भी उत्तर प्रदेश पहला स्थान है। देश में खाद्यान्न उत्पादन में 20% योगदान के साथ देश में पहले स्थान पर है। कितने प्रतिशत योगदान के साथ? तो 20% योगदान के साथ खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसे भी ध्यान रख लेना। शीरा, अल्कोहल और एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान है। ये सारे फैक्ट हैं, एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हालांकि बुक आपके पास होगा ही, तो वहां से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ से चाहे तो आप 1.5 में देख सकते हैं ताकि आपका रिवीजन फास्ट हो पाए। अगली बात देख, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024। एनसीआर की तर्ज पर एससीआर की स्थापना की जा रही है। जैसे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो कि दिल्ली, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, वैसे ही एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि 6 जिलों को समाहित किया गया है। वे 6 जिले कौन कौन से हैं? लखनऊ, हरदोई, देखिए लखनऊ के आसपास के सारे जिले होंगे। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। टोटल कितना एरिया कवर करेगा? तो ये 27,826 वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रख लेना है। 6 जिले कौन कौन से हैं? पहला है लखनऊ, दूसरा है हरदोई, तीसरा है सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। टोटल कितने एरिया है? तो 27,826 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को एससीआर में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ होगा, ये सामान्य सी बात है। और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे। ओके, नजूल संपत्ति विधेयक 2024। देखिए इसमें कुछ ज्यादा फैक्ट नहीं है, फिर भी एक बार मैं केवल पढ़ देता हूँ और आप इससे जो भी आपको फैक्ट लगे इंपॉर्टेंट से देख लीजिएगा। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि नजूल संपत्ति है क्या। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया गया कब? 31 जुलाई 2024 को। यह विधेयक लोक प्रयोजनार्थ नजूल संपत्तियों के आरक्षण के उपबंध और उससे संबंधित आनुषांगिक कार्य को उपबंध करने के लिए किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसे भूखंड हैं जिन्हें नजूल भूमि कहा जाता है। और ये कैसे भूखंड होते हैं? जिसमें कि विभिन्न निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं को लीज पर दिए गए हैं। मैं केवल पढ़ दे रहा हूँ, इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भूखंड पूर्ववर्ती सरकारी अनुदान अधिनियम 1895
और उसके बाद सरकारी अनुदान उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1960 के तहत अनुदान के रूप में दिए गए। नवीनतम विधेयक में प्रावधान है कि नजूल भूमि ऐसे पट्टाधारक जिनका पट्टा अभी चालू है और नियमित रूप से पट्टा किराया जमा हो रहा है, तो उसे पट्टे पर किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया तो उसे 30 वर्ष का नवीनीकरण मिल सकता है। और ऐसी भूमि जिसका पट्टा समाप्त हो गया उसे फिर आगे पट्टा इशू नहीं किया जाएगा, वो सरकार के स्वामित्व में आ जाएगा। इस विधेयक के अनुसार सरकार पट्टे पर दी गई भूमि को फ्री होल्ड नहीं करेगी। जिनका फ्री होल्ड के लिए पैसा जमा है उसे जमा पैसे वापस कर दिए जाएंगे और ब्याज भी दिया जाएगा उनको उनके पैसे के आधार पर। नजूल भूमि का पूर्ण स्वामित्व निजी व्यक्ति और संस्था को अब नहीं दिया जाएगा। पहले निजी व्यक्ति और संस्था को भी दिया जाता था। अब इन नजूल भूमि का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? सरकारी अस्पताल और सरकारी कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यदि पट्टा की अवधि समाप्त हो गई है तो तत्काल पट्टेदार स्वयं ऐसी भूमि का कब्जा अभ्यारण्य नहीं कर सकता। ठीक बात है, जिसकी भी बात हो चुकी है, जिसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है उसको फिर वापस नजूल संपत्ति नहीं दिया जाएगा। अब इसका उपयोग किसके लिए किया जाएगा? सरकारी कार्यों के लिए किया जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ परीक्षा के लायक नहीं है, इसलिए हम लोग को उसको स्किप कर देना जरूरी है। अगली बात, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया, जिसमें कि विश्वविद्यालयों के नामकरण में राज्य शब्द को हटाने का प्रावधान किया गया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र 2024 है। उत्तर प्रदेश, ये खास लक्ष्य देखिए, इसका लक्ष्य क्या है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाना है। इस विधेयक के तहत उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड, निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण व निर्माण क्षेत्र समिति का गठन किया गया। मुख्यमंत्री, देखिए इसमें टारगेट नहीं दिया कि कौन से ईयर तक बनाया जाएगा, लेकिन इसका एक उद्देश्य जरूर है कि $1 ट्रिलियन राज्य की अर्थव्यवस्था को बनाया जाना निश्चित है। हालांकि अभी टाइमलाइन नहीं डिसाइडेड है, हालांकि इसमें दिया नहीं है, बाकी नहीं पता। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, ठीक बात है। इसके तहत निर्माण क्षेत्र द्वारा स्थापित किए जाने वाले रिवॉल्विंग फंड के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रथम योगदान किया जाएगा। अगली बात है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024। इसका उद्देश्य है कि राज्य में धर्म परिवर्तन संबंधी घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने और अपराध करने वाले अभियुक्तों को कठोर सजा देना। आगे की बात है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। देखिए इसमें कुछ ज्यादा फैक्ट नहीं है, परीक्षा के लिए तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देखना चाहे तो उसे देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे डिटेल दिए हुए। अगला अभियान है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण अभियान 2024, जिसमें कि 20 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री ने एक दिन में 36.5 करोड़ पौधरोपण का महाअभियान शुरू किया है। इस अभियान का शुभारंभ कुकरेल नदी तट पर सौमित्र वन में किया गया, जो कि लखनऊ में अवस्थित है। तो ये पूछा जा सकता है कि उस दिन कितने पेड़ लगाए गए, तो ये 36.5 करोड़, ठीक बात है। और साथ ही यह लखनऊ में लगाया गया और कुकरेल नदी तट के सौमित्र वन में लगाया गया है। ध्यान रखना है कौन सा वन है, सौमित्र वन। इसके साथ एक और खास बात जान लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने हरिशंकरी वृक्ष वाटिका स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य 2000, देखिए सबसे बड़ा लक्ष्य तो ये है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, 2027 तक 175 करोड़ पौधों के माध्यम से 2030 तक हरित आवरण का लक्ष्य जो है 9.2% से बढ़ाकर 15% किए जाने का लक्ष्य है। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और बहुत ही अच्छा लक्ष्य है। कब तक का है? तो उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2027 तक 175 करोड़ पौधरोपण किया जाएगा, जिसके माध्यम से 2030 तक प्रदेश हरित आवरण बन जाएगा और इसका कंट्रीब्यूशन 9.23% से बढ़कर 15% हो जाएगा। ये खास बात है, ये दोनों फैक्ट जरूर याद रखिएगा। दो क्या, इसमें तीन नहीं 4 फैक्ट हैं। पहला फैक्ट क्या है, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य देखिए 2027 तक 175 करोड़ पौधे लगाना है, जिसके माध्यम से 2030 तक हरित आवरण बनाया जाएगा और 9.23% से बढ़कर ये 15% करने का उद्देश्य है। तो ये चारों फैक्ट आप जरूर याद रखिए। उपलब्धि प्राप्त करते हुए एक दिन में 36.51 करोड़ पौधों का पौधरोपण किया है, ठीक बात। इसके तहत सोनभद्र में सर्वाधिक पौधरोपण किया गया। तो ये भी पूछ सकता है कि जो पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ अभियान जो शुरू किया गया, इसमें सबसे ज्यादा पौधा कौन से
डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया, तो यह है सोनभद्र में। और कितने लगाए गए? 1.5 करोड़। प्रदेश के प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना कि हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह प्रयागराज में। इस कार्यक्रम का इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने और भारत गणराज्य की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत किसने की थी? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा की गई। उपवन योजना, हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की बात कर लें। इसमें कुछ खास है, इसे देख लेते आइए। हरियाली को बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार के लिए ये दोनों योजनाएं शुरू की गई। कौन कौन सी? उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना, जिसमें कि उपवन योजना के तहत राज्य सरकार शहरों से लेकर गांवों तक पार्कों, सड़कों के किनारे, अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए पेड़ों व पौधों की कटिंग उपलब्ध कराएगी। हेरिटेज ट्री एडॉप्शन, इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके माध्यम से राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों का पोषण करेगी। तो ये दो योजनाएं हैं, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना, जो कि हरियाली बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। जिसमें उपवन योजना में क्या है कि राज्य सरकार जो है गांवों से पार्कों तक, सड़कों के किनारे व अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए बड़े बड़े पेड़ों की कटिंग उपलब्ध कराएगी। और हेरिटेज एडॉप्शन में क्या है कि 948 विरासत वृक्षों का पोषण करेगी। मित्र वन, ये अच्छा है, इसे भी जान लेना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक बात है कि मित्र वन ये है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन अभियान 2024 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर इसकी स्थापना की जाएगी। इस अभियान के तहत बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही मित्र वन, शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। आगे की बात कर लेते हैं। हाथरस हादसे की न्यायिक जांच आयोग, उत्तर प्रदेश के पूर्व न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया। हालांकि इसके बारे में अभी आगे कुछ अपडेट नहीं है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? ये खास सवाल है, इसे देख लेना जरूरी है। बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में की जा रही है? तो ये लखीमपुर खीरी। और कौन सा गांव है? तो कुंभी गांव है, राइट, इसे ध्यान रख लेना है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। ये है नीचे लिखा हुआ, कुंभी गांव में। और गोला गोलकर्ण मेला कहाँ पर लगता है? तो इसे भी याद रख लीजिएगा, लखीमपुर खीरी में। अगली बात देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का आगरा व प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा 2 शहरों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर क्लस्टर की मंजूरी दी गई है। कौन कौन सा? आगरा व प्रयागराज में। हालांकि यह केंद्र सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत 12 शहरों के 10 हालांकि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर या केंद्र सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत 10 राज्यों के 12 शहरों में ऐसे क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से? प्रयागराज और आगरा, राइट। तो ये जान लीजिए कि ये केंद्र की योजना है, जिसमें कि ऐसे 10 राज्यों के 12 क्लस्टर्स स्थापित किए जाने की बात की गई है, जिसमें 2 क्लस्टर्स आगरा व प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। प्राचीन विरासत और भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो इसके तहत कोठी रोशन उद्दौला जो कि लखनऊ में, बरसाना जल महल मथुरा में और शुक्ला तालाब जो कि कानपुर देहात में को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की बात की गई है। ठीक है। माहेश्वर तिवारी, इनके बारे में बस इतना ही कि साहित्यकार और 9 गीतकार थे, जिनका निधन हो गया हाथ में हाल ही में। और इन्हें उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024। 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024
को प्रख्यात किया गया है। यह नीति अधिसूचना जारी होने के 5 वर्षों तक प्रभावित रहेगी। इसके बारे में देख लीजिए खटाखट क्या है। उत्तर प्रदेश हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्या है एक बार और देख लेते हैं। तो यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ग्रीन अमोनिया 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन करने वाले स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके तहत भारत सरकार और प्रदेश सरकार की रजिस्टर्ड स्टार्टअप ऐप्स को प्रोत्साहन देने के लिए अनुमन्य है। और जो एक और इम्पोर्टेंट बात है कि 25 लाख रुपए का प्रोत्साहन प्रति वर्ष 5 वर्षों तक दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिवृद्धिकरण यूपी नेडा इस नीति क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। नीति काल में स्थापित परियोजनाओं के माध्यम से परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से 1,20,000 रोजगार सृजन होने की संभावना है। अगली बात है राज प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं। देखिए निर्वाचन आयुक्त चीफ निर्वाचन आयुक्त नहीं है, ये ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ यूपी कौन है। चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ 2 अन्य आयुक्त होते हैं, उनमें से एक का नाम है राज प्रताप सिंह। तो ये अभी नए निर्वाचित हुए हैं या नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम है राज प्रताप सिंह। अगली बात है राजकुमार विश्वकर्मा, जो कि मुख्य सूचना आयुक्त हैं और इनका कार्यकाल है 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो पाए। अगली बात है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवा उद्यमियों को सशक्त व नवाचार एवं उद्योग की संस्कृति की बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। आइए देख लेते हैं इसकी शर्तें क्या हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये भी याद रख लेना है, खास बात है कि बजट में 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कौन सी स्कीम के लिए? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए। यह अभिनव योजना राज्य भर में शिक्षित और कुशल युवाओं को सशक्त बनाने, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और नए एमएसएमई की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। तो हमें यह जान लेना जरूरी है कि राज्य सरकार जो है प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। और इसके लिए बजट में कितने का आवंटन किया गया? तो 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। और इसका रक्षा निर्माता कंपनी या फिर इसके साथ कौन सी कंपनी काम कर रही है? तो वो है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा यह शुरू किया गया है, जो कि कानपुर में है। इस कॉम्प्लेक्स में गोला बारूद और मिसाइलों के निर्माण के लिए 2 मेगा सुविधाओं का उद्घाटन किया गया और भारत में पहली बार निजी क्षेत्र द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है। तो लिखा हुआ है कि आधुनिक सुविधाएं भारत में निजी क्षेत्र की अपनी तरह की पहली है, मतलब निजी क्षेत्र का इस्तेमाल पहली बार किया जा रहा है मिसाइल व गोला बारूद बनाने के लिए। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित है और S2 नामक सुविधा 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है। यह सुविधा इसरो और DRDO के मिशनों जैसे कि गगनयान, RLB व हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संदर्भ में 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विभिन्न हरित जल मार्ग पहलों का उद्घाटन किया गया। 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन क्या होता है? ऐसा नाव होता है जो कि 2 समांतर पतवार जानते हैं ना आप, पतवारें होती हैं और जो एक डेक के साथ
साथ टिकी होती हैं। डेक का मतलब होता है जो सतह का पार्ट होता है या सतह सपाट होता है, उस पे दो पतवारें टिकी होती हैं। इस प्रकार के द्रुतगामी नाव को क्या बोलते हैं? कैटामरन पोत। जैसे कि एमवी गुह और एमवी निषाद राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इन पोतों का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। एमवी गुह अयोध्या में सरयू नदी पर, यह ध्यान रखना है कि एमवी गुह जो कि अयोध्या की सरयू नदी पर, जबकि एमवी निषाद राज वाराणसी में गंगा नदी पर नौकायन करेगा। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एमपी गु अयोध्या में और एमपी निषाद राज ये वाराणसी में, ध्यान रखना है। दोनों पे तेजी से, ये दोनों पोत तेजी से चार्ज होने वाली बैटरी से संचालित होते हैं। दोनों पोत वार्षिक 400, ये ध्यान रखना है, ये भी 400 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के उद्देश्य से यह डिजाइन किया गया है। कितने मीट्रिक टन? तो 400 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन से बचाव करेगा और इसका उद्देश्य यही है। साथ ही राज्य में हरित पोत राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक बात है। श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया है? तो उत्तर प्रदेश के संबल जिले में। इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। चेयरमैन है आचार्य प्रमोद कृष्णन, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, इसमें भी कुछ खास नहीं है, फिर भी यह देख लीजिए कहाँ पर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो प्रयागराज में। बस एक फैक्ट जानना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, उद्घाटन किया गया है, वो है प्रयागराज में। दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च कौन किया है? मुख्यमंत्री ने। और यह अयोध्या में आने जाने वाले पर्यटकों के लिए लॉन्च किया गया। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अयोध्या में पर्यटन स्थलों व धार्मिक स्थलों की जानकारी प्राप्त हो पाएगी। दिव्य अयोध्या ऐप से सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमों के लिए उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हो गया। वे शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हो गया। वे 3 राज्य कौन कौन से, पहले देख लेते। पहले दो कौन कौन से हैं? पहले दो कौन से हैं? तो पहला है महाराष्ट्र, एक मिनट, पहला है महाराष्ट्र। दूसरा कौन सा है? दूसरा है तमिलनाडु। और तीसरे नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश। आइए थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं कि जनवरी 2024 में वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेवाओं में निवेश से संबंधित CBRE ने भारत में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत उद्यम पोर्टल के अंतर्गत कुल MSMEs में 9% की हिस्सेदारी करता है। खास बात है, ये भी 9% हिस्सेदारी करता है भारत के उद्यम पोर्टल के अंतर्गत। जो MSMEs जो रजिस्टर्ड हैं वे 9% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश तीसरा स्थान है। अगली बात देख लेते हैं। इस संदर्भ में 2 राज्य जिसकी पहले हम लोगों ने बात किया, महाराष्ट्र व तमिलनाडु, पहले व दूसरे स्थान पर हैं। इसका शीर्षक है MSMEs अनलीजिंग द इंजन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। देखिए पहले हम लोगों ने शायद बात किया था इसका, कि पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये है संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल, जो कि मथुरा में है। वृंदावन, मथुरा जिले के वृंदावन में स्थापित किया जा रहा है। और इसका उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने। इसके पहले हम लोगों ने क्या बात किया था? तो वो बात किया था कि पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों ही एक साथ पढ़ेंगे। कौन सी क्लास से? 6ठी से 12वीं तक। और पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है जो कि गोरखपुर में स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। राइट, आगे बात करते हैं। यह पूर्णतः बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल है और पहला सैनिक स्कूल है जो कि पूर्णतः बालिकाओं के लिए। ओके, इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी, राज्य सरकारी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत किया गया। अगली बात है प्रधानमंत्री अयोध्या यात्रा, यानी प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा में क्या क्या हुआ इसे देख लेना चाहिए। तो उन्होंने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। साथ ही नई अमृत भारत ट्रेनों एवं वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत एक्सप्रेस, जो कि देश की पहली अमृत भारत
भी शामिल है। ठीक है, ये देश की पहली अमृत भारत ट्रेन थी, जो कि दरभंगा, ये ध्यान रखना है, दरभंगा, अयोध्या और आनंद विहार को जाएगी। इसका पहला अमृत भारत एक्सप्रेस है, इसे ध्यान रख लेना है। प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। साथ में हवाई अड्डे का नाम क्या रखा है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नवनिर्मित श्री राम मंदिर तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री ने 4 नव विकसित सड़कों का भी उद्घाटन किया है, आप बताया। वे पहला है रामपथ, दूसरा है भक्ति पथ, तीसरा धर्मपथ और चौथा है श्री राम जन्मभूमि पथ। अगली बात है काशी तमिल संगमम, जो कि 17 से 30 दिसंबर 2023 के बीच काशी तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी में किया गया। खास बात नहीं है, नाम से स्पष्ट है कि वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया और यह इसका द्वितीय संस्करण था। प्रथम संस्करण काशी तमिल संगमम 2022 में आयोजित किया गया था। 2023 में नमो घाट वाराणसी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने तिरुकुरल, मणिमैखलई व अन्य तमिल साहित्य का बहुभाषा व ब्रेल में अनुवाद कराया। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कौन सी ट्रेन? कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु में आईआईटी मद्रास और उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया। अगली बात है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया। इसकी ऊंचाई 180 फीट है और यह 7 मंजिला, ये भी खास रखना है, ये 7 मंजिला है और इसकी ऊंचाई 180 फीट है। इस महामंदिर की संगमरमरी दीवारों पर स्वरवेद के 4000 दोहे लिखे गए। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत आदि ग्रंथों के संदेश भी चित्र के जरिए उकेरे गए इसमें। स्वरवेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है। यह महामंदिर विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है। स्वरवेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो कि विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव महाराज द्वारा लिखा गया है। लेक क्वीन क्रूज, देखिए अब 2023 के दिसंबर का ये न्यूज़ है, तो परीक्षा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसलिए बस एक बार गो थ्रू हो जाइए। तो लेक क्वीन क्रूज को गोरखपुर में लोकार्पण किया गया। गोरखपुर के कहाँ पर? रामगढ़ताल में। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह क्रूज जो है 2 मंजिला है। क्रूज मिसाइल नहीं भाई, क्रूज, ठीक है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के संगठन के माध्यम से राप्ती व सरयू यमुना गंगा के क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बकवास है। 42वां रामायण मेला जो कि अयोध्या में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 2023 को पारित किया गया। बकवास ये भी, इसे निपटते हम लोग। बस ये जान लीजिए उत्तर प्रदेश में टोटल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित हैं। अगली बात है पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र, ये देख लीजिए, ये अच्छा सवाल है, ये कभी पूछा सकता है। पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। और देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यह केंद्र सहारनपुर स्थित आईआईटी रुड़की के परिसर में स्थापित किया गया। यानी आईआईटी रुड़की का कोई परिसर आईआईटी सहारनपुर में, उसमें यह पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। यह केंद्र 5G केंद्रीय बुद्धिमत्ता को संबद्ध करने व 6G लॉन्च करने पर शोध संचालित करेगा। अगली बात है अयोध्या। देखिए सारे के सारे जो है अब दिसंबर 2023 तक पहुंच गए, अब नवंबर तक का इंसिडेंस आ गया, तो केवल एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपको मन है तो स्किप भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार जानने के लिए मैं बता दूं आपको कि अयोध्या में 22,23,000 दीप प्रज्वलित किए गए। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया है। इसके अलावा इसमें बस एक और चीज़ देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान जो कि अयोध्या में, इसका पुनर्निर्माण किया गया है। प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय, ये इंपॉर्टेंट है, इसे बस देख लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में जनजातीय ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में?
तो पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मिर्जापुर, दूसरा है सोनभद्र और तीसरा महाराजगंज को इसे याद रख लेना है। एमएमएस करके याद कर सकते हैं कि एमएमएस बस याद करने के लिए एक तरीका है कि यहाँ पे जनजाति संग्रहालय खोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौसेना संग्रहालय का निर्माण परियोजना की शुरुआत की है। मैंने एक दो फैक्ट हमने स्किप कर दिया, अब तो उसका चाहे तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। अब सारा कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि लिस्ट इंपॉर्टेंट सामान भी बहुत सारे इसमें है, लिस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल भी बहुत सारा है, तो उसे हम स्किप कर दे रहे हैं। बहरहाल एक बार देख लीजिए। गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का भूमि पूजन किया गया है। कहाँ पर? तो पहले जान लेते हैं पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, इसके लिए भूमि पूजन किया गया है, जिसका शिलान्यास हुआ गोरखपुर में। और यह मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं को अनुसंधान संस्थान से संबद्ध होगा। बस इससे ज्यादा इसमें नहीं देखना है। ये तो पढ़ने को तो बहुत सारा है, ओपन स्काई आप पढ़ते रहिए सारा कुछ। आनंद डेयरी, अमेरिया पजोरा व बीएच एम्ब्रियस के बीच समझौता किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्राजील के राजदूत केनेथ नेबोइग्रा की उपस्थिति में लखनऊ में इन 3 कंपनियों के मध्य समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगली बात है और खास बात है कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु पावर एंजल बाल संसद के नेतृत्व में एक अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है। पहला सोलर एक्सप्रेसवे, ये खास बात है, इसे जरूर याद रखिएगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर वे एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। कौन से सोलर वे एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? कौन सा एक्सप्रेसवे? तो वह है बुंदेलखंड। इस एक्सप्रेसवे पर सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के आधार पर सरकार सोलर प्लांट्स की स्थापना करेगी, जिसमें कि 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बरेली में परिषदीय, ये खास है, ये इंपॉर्टेंट भी है, अभी भी चर्चा में था कुछ दिन पहले। परिषदीय विश्वविद्यालय में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है। कौन सा? बरेली। इस प्रकार का मतलब परिषदीय विश्वविद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं आयोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश का बरेली पहला स्थान है या पहला जिला बना है। और उत्तर प्रदेश के शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसका निर्माण वाराणसी के काशी विश्वविद्यालय कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्मभूमि की तर्ज पर किया जाएगा। यह कॉरिडोर अलख मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वर नाथ व धोपेश्वर पशुनाथ मंदिर और बनखंडी नाथ मंदिरों को जोड़कर बनाया जाएगा। गाजियाबाद, भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन गाजियाबाद में किया गया। यह अपनी तरह का पहली प्रदर्शनी थी। ड्रोन प्रदर्शनी कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना, जिसका लोकार्पण 5 अक्टूबर 2023 को किया गया। आगे का फैक्ट देख लेते हैं। इस परियोजना के तहत 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत पे किया जाएगा। बाकी ये सब देखिए अक्टूबर 2023 का, इसे हम स्किप करते हैं, आपको पढ़ना तो पढ़ लीजिएगा। आधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थन हाइड्रोजन उत्पादन, ये अक्टूबर 2023 का है, इसे भी स्किप करना जरूरी है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, तो मवेशियों की नस्ल सुधार के लिए और दूध उत्पादन में बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के तहत इसे शुरू किया गया। बाकी ये सारी योजनाएं 2023 की हैं, जो कि परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको स्किप कर देंगे। ये सितंबर 2023 की घटना है और ये सितंबर 2023 की घटना है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो घटना चक्र में ये सब सारे दिए हैं, आप तो वहां से चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब आइए शुरू कर लेते हैं। घटना सार के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट हैं, यानी उत्तर। तो अभी तक आपने जितने फैक्ट देखे वह घटना चक्र के आई दृष्टि से था। अब हम लोग घटना सार से कुछ इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश विशेष के फैक्ट को देखेंगे, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक बात है। 6 नए उत्पाद हैं, GI टैग जिन्हें दिया गया। पहला है तिरंगी बर्फी, जो कि वाराणसी के लिए है। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, जो कि ये भी वाराणसी का है। थारू कढ़ाई, ये है लखीमपुर खीरी के लिए। बेंत व बांस शिल्प, ये बरेली के लिए या GI टैग मिला है। और जरदोजी शिल्प, ये बरेली के लिए।
हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, ये पिलखुआ हापुड़ के लिए इसे जीआई टैग प्राप्त है। अगला नाम आता है नाइमा खातून का। ये एएमयू की पहली महिला वाइस चांसलर बनाई गई हैं। कानपुर क्यों फेमस है, तो कानपुर क्यों चर्चा में है, तो ये रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और एक संस्थान है DMSRD ने देश में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट का सफलतापूर्वक यहाँ पे विकसित किया गया है। क्या है सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास यहाँ से किया गया है DRDO के सहयोग से कानपुर में। और चित्रकूट क्यों फेमस है, यहाँ पे चित्रकूट क्यों चर्चा में है, जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो प्रयागराज क्यों चर्चा में है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि प्रयागराज में प्रयागराज जंक्शन पर छठा रेल कोच रेस्टोरेंट बनाया गया इसके पहले, जिसका शुभारंभ 2024 में किया गया। इसके पहले उत्तर प्रदेश के बरेली, लखनऊ, वाराणसी, झांसी, आगरा कैंट में रेल रेस्टोरेंट का संचालन पहले से किया जा रहा है। तो बस ये इसके लिए यही इंपॉर्टेंट था। आने वाले समय में गोरखपुर में ऐसे रेल कोच रेस्टोरेंट बनाए जाने की परिकल्पना है। सो ये घटना चक्र और घटनासार दोनों के सम्मिलित रूप से यूपी स्पेशल के प्रश्न हैं, जो कि परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। साथ ही कोई सुझाव हो तो अपने सुझाव जरूर दें और लाइक बटन भी जरूर प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।